हम लोग डिस्कशन फंडामेंटल राइट कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स फोन मीटिंग मोड में डाल दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड, और इसमें आर्टिकल जो दिए गए हैं 12 आर्टिकल। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन है और इन पॉलिटी, ये सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ऐसा सिलेबस नहीं है, संविधान है। इस कॉन्स्टिट्यूशन और इस पॉलिटी में अंतर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ रूल्स, नियमों का संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलता है। राइट? यहां मतलब ये हुआ कि नियमों का संग्रह, नियमों का संग्रह, कलेक्शन, जिससे किसी देश का शासन चलता है। नियमों का संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलता है, किसी देश का शासन चलता है, शासन चलता है। शासन की बात हो रही है, इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस, शासन चलता है। शासन का मतलब यहां किससे है? शासन का मतलब है एग्जीक्यूटिव से। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका से। शासन का मतलब, शासन का मतलब होता है लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर की बात अगर हम करें तो इसको बोलते हैं विधायिका, और शासन का मतलब है क्या? न्यायपालिका, माने जुडिशरी, इसको बोलते हैं न्यायपालिका। इसका मतलब ये हुआ कि संविधान क्या है? नियमों का ऐसा संग्रह है, एक किताब है संविधान जो नियमों का संग्रह है और जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। जब हम शासन की बात करेंगे तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसका काम है पॉलिसी बनाना, इसका काम है लॉ बनाना, और इसका काम है गार्जियन। ये गार्जियन है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की। और इसका एक महत्वपूर्ण काम और है, ये जस्टिस गिविंग बॉडी है, न्याय देती है। मोटे मोटे तौर पर हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी क्या है? तो पॉलिटी का मतलब है अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी की डेफिनेशन क्या है? तो पॉलिटी की डेफिनेशन है अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जरा पहले समझिए, अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है संविधान का व्यवहारिक रूप। संविधान का व्यवहारिक रूप, ये पॉलिटी है, अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सवाल होता है कि इसमें आएगा क्या? इस पॉलिटी में क्या क्या आएगा? पॉलिटी में 3 चीजें आएंगी। पहली चीज,
पॉलिटी में क्या क्या आएगा, जितने भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, तो पार्लियामेंट्री लॉ माने संसदीय कानून, संसदीय कानून ये सब के सब पॉलिटी में आएंगे, पार्लियामेंट्री लॉ। जितने भी जजमेंट ऑफ द कोर्ट हैं, जितने भी जजमेंट ऑफ द कोर्ट, जितने भी न्यायालय के निर्णय हैं, न्यायालय के जो भी निर्णय हैं वो पॉलिटी में आएंगे। और तीसरा, पॉलिटी में इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं आएंगी। इंस्टीट्यूशंस कहें, कमीशंस कहें, ये संस्थाएं आएंगी। वो संस्थाएं कौन है, मुझे एक बार फिर बोलने दो। संविधान का मतलब नियमों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश का शासन चलता है। इस भारत देश का शासन भारत के संविधान से चलता है। यूके देश का शासन यूके के संविधान से चलता है। यूएसए देश का शासन यूएसए के संविधान से चलता है। शासन का मतलब इंग्लिश में गवर्नेंस बोलते हैं, जिसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। बात तय हो गई। अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का व्यवहारिक रूप। इसमें क्या क्या आएगा पॉलिटी में, चाहे आपका यूपीएससी प्री का सिलेबस हो और चाहे मेंस का सिलेबस हो, दोनों में ही अकेले संविधान नहीं है। सिलेबस देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है। संविधान और राज्य व्यवस्था है, ये सिलेबस है। इंस्टीट्यूशंस या कमीशंस, संस्थाएं या आयोग, संस्थाएं ऑब्लिक आयोग, ये यहां पर आएंगे। तो जो संस्थाएं हैं या आयोग हैं, इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 भागों में। एक वो संस्थाएं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक। संवैधानिक संस्थाएं या संवैधानिक आयोग बात एक ही है। और एक वो है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए 2 शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। पहला गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक असंवैधानिक नहीं होता। गैर संवैधानिक एक शब्द ये इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्लिक। एक हिंदी में शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, संविधानेतर। संविधानेतर एक शब्द ये भी, संविधानेतर एक शब्द ये भी इस्तेमाल किया जाता है। दोनों शब्द संविधानेतर एक ये भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन का मतलब क्या हुआ, ऐसे आयोग जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हो। ऐसे कमीशंस या ऐसी काउंसिल्स जिनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होंगे। अब अगर हम इसकी लिस्ट बनाना चाहें, तो लिस्ट में अगर हम देखें तो आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद, ये 101th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ये आर्टिकल ऐड किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 280 की बात करें तो फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन
अगर हम ये देखें तो ये संवैधानिक आयोग है या संवैधानिक संस्था है? 280 में इसका जिक्र है। फिर हम आर्टिकल 324 देखें तो ये इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है, हिंदी में बोलेंगे निर्वाचन आयोग। ये भी संवैधानिक संस्था है। जब हम बोल रहे हैं संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब यह है कि संविधान के किसी अनुच्छेद में उसका जिक्र है। फिर हम आर्टिकल 338 देखेंगे। 338 हम देखेंगे तो 338 एससी कमीशन की बात कर रहा है, शेड्यूल कास्ट कमीशन। आर्टिकल 338 अगर हम ए देखें तो ये बात कर रहा है ईएसटी कमीशन की। ईएसटी कमीशन की बात कर रहा है। 338A ईएसटी कमीशन की बात कर रहा है। इसी में एक आर्टिकल और मिस कर रहे हैं, 315 यूपीएससी कमीशन की बात कर रहा है। यूपीएससी कमीशन की बात कर रहा है। और एक आर्टिकल और डालना चाहेंगे, आर्टिकल 338B बी। तो हम देखेंगे ये, अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 कुल 7 संस्थाएं या कमीशन ऐसी हैं जो संवैधानिक है। ठीक। जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, और ये मैं बोलने जा रहा हूं। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस कहानी को हम लोग एक शब्द है बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास एक शब्द है, हिंदी में बोलते हैं पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग एक शब्द है। इस शब्द का पूरे संविधान में 2 जगह जिक्र है। एक आर्टिकल 16(4) में कि बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन स्टेट कर सकता है, और दूसरा बैकवर्ड क्लास का पता लगाने के लिए आर्टिकल 340 ये कहता है कि प्रेसिडेंट एक कमीशन का गठन करेंगे जिससे बैकवर्ड क्लास का पता लगाया जाएगा। हु इज बैकवर्ड क्लास? पूरे संविधान में केवल 2 आर्टिकल थे जहां बैकवर्ड क्लास शब्द का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट आर्टिकल 16(4) मेंशन्ड स्टेट शैल मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लास, और आर्टिकल 340 ये कहता था कि प्रेसिडेंट बैकवर्ड क्लास का पता लगाने के लिए एक कमीशन का गठन करेंगे। मानिए एग्जीक्यूटिव एक्शन से कमीशन का गठन होगा। तो प्रेसिडेंट एक्शन से आर्टिकल 340 की एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट ने क्या किया? फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया, और ये कमीशन का गठन किया 1953। काका काकेलकर कमीशन भी बोलते हैं, इसके चेयरमैन थे। इसका काम केवल इतना ही था कि बैकवर्ड क्लास का पता लगाना था। फिर सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया गया। ये गठन किया गया 1979। इसका भी यही काम था कि बैकवर्ड क्लास इंडिया में कौन है इसका पता लगाना है, जो एससी और एसटी के अतिरिक्त है, और सोसाइटी का एक एडवांस सेक्शन है उससे वो बैकवर्ड है। तो 1917 में जो सेकेंड बैकवर्ड कमीशन बना, इसको ही मंडल कमीशन बोलते हैं, क्योंकि वीपी मंडल इसके चेयरमैन थे। इसी को हम मंडल कमीशन भी बोलते हैं। इस मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की
वो रिपोर्ट सबमिट की 1980 में। और इसने कहा, इस रिपोर्ट में यह था कि जो 3700 जातियां हैं यही बैकवर्ड है और इनको अदर बैकवर्ड कहा जाए, अदर बैकवर्ड कहा जाए, जो भारत की कुल संख्या का 52% है और इनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फिर क्या हुआ, 1990 में बीपी सिंह गवर्नमेंट ने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन ये दे दिया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। बीपी सिंह गवर्नमेंट ने 27% आरक्षण ओबीसी को दे दिया। इंदिरा साहनी केस हुआ, आगे इंदिरा साहनी केस हुआ 1992 में। ये पहला ऐसा केस है जो रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, आरक्षण को चैलेंज किया गया, ओबीसी के आरक्षण को चैलेंज किया गया। इस केस में कई सारी बातें हैं जो मैं लिखवा चुका हूं और उसमें एक बात ये भी थी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कि एक बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया जाए। बैकवर्ड क्लास कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूट हो, कॉन्स्टिट्यूट माने इसका गठन। क्लियर? भारत की संसद ने क्या किया, अगस्त 1993 में, अगस्त 1993 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया, पार्लियामेंट ने पास किया क्या, एक एक्ट पास किया और इस एक्ट का नाम था नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, एक कमीशन नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट 1993 ये पास किया। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि जो बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास कमीशन, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला 1950 से लेकर के और 1993 तक ये बैकवर्ड क्लास एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब है या तो प्रेसिडेंट ने उसका गठन कर दिया, या राज्यों में राज्यपाल ने उसका गठन कर दिया, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने गठन कर दिया, तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है इस टाइम पीरियड में। लेकिन 1993 से ये बॉडी, जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये 2 भागों में डिवाइड होती है। पहला स्टैट्यूटरी बॉडी, TATUTORY बॉडी, हिंदी में इसको बोलते हैं सांविधिक निकाय, हिंदी में बोलते हैं सांविधिक निकाय, हिंदी में बोलते हैं। और एक शब्द और है एग्जीक्यूटिव बॉडी, EXECUTIV। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है कार्यकारी निकाय, हिंदी में बोलते हैं। ठीक, इन दोनों में फर्क इतना है कि ये संसद बनाती है लॉ, तब हम बोलते हैं उसको स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर प्रेसिडेंट या राज्यों में गवर्नर या मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाती है तो बोलते हैं उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी।
जैसे मिसाल के तौर पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एनएचआरसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। अगर हम यहां पर देखें तो नीति NITI, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक्शन से बॉडी बनी है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एक्शन से बॉडी बनेगी तो ऐसी बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी कही जाएगी। पार्लियामेंट लॉ बना के बनाएगी तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी कही जाएगी। अगर संविधान में उसका जिक्र है या संसद ने संविधान में संशोधन करके कोई आयोग डाल दिया है किसी आर्टिकल में तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहेंगे। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक। अब घटना 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 1 अगस्त 2018 की एक घटना देख लीजिए। अगस्त 2018 में पार्लियामेंट ने अमेंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन किया और इसको बोलेंगे 102th। ये 101th है, ये 102th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। और इससे एक आर्टिकल ऐड कर दिया, एक आर्टिकल ऐड किया 338B, इसकी बात कर रहे हैं। और 338B ऐड करके बैकवर्ड क्लास कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना दिया। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। तो मुझे बोलने दो जरा, इधर देखें, 2018 तक यही बैकवर्ड क्लास कमीशन, यहां एग्जीक्यूटिव एक्शन था, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, बैकवर्ड क्लास कमीशन। इस दौरान ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, STA, TU, TO, क्योंकि पार्लियामेंट ने क्या किया, लॉ पास किया। लेकिन 2018 से अब ये क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन किया और एक आर्टिकल ऐड किया और उसमें लिखा कि एक बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया जाएगा। और 338B में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कई सब क्लॉज हैं जो बताते हैं कि ये इनकी राइट्स क्या हैं, इनकी ड्यूटीज क्या हैं, इनकी रिपोर्ट को किस तरह से हाउस में रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो विस्तार से चर्चा है। तो ये ओबीसी कमीशन की स्टोरी है। तो ओबीसी कमीशन ये इस दौरान एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, इस दौरान ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, माने इस दौरान प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसका गठन होता था। इस समय पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, सांविधिक निकाय हो गई, और आज की तारीख में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सिंस 2018, माने संवैधानिक निकाय है 2018 से। ठीक, नोट करिए। आप उधर बैठ जाएंगे तो ज्यादा मुझे लगता है कि फ्रंट में दिखेगा, आप उधर करिए।
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लिखा हुआ है। ऐसे कई सारे कमीशन होंगे, यहाँ पे कोई एक संख्या नहीं, कई सारे होंगे, लेकिन मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया। ये सब के सब संस्थाएं या आयोग ये पॉलिटी का हिस्सा होंगे। आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मैं करवा चुका हूं। अच्छा, ये नहीं लिख पाया होगा। हाँ। सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अभी तक सिर्फ 7 है। कुल 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें ये 101th है और ये 102th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। सर 102 लिखा है ना आपने? 102 ये भी ऐड किया गया और ये भी ऐड किया गया। सर स्टेचुटरी जो बॉडी है उसमें मतलब लॉ बना दे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, इसमें लॉ जरूरी नहीं है। ये तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हाँ। मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन से होगा, बाय द प्रेसिडेंट इन द सेंटर, बाय द गवर्नर इन द स्टेट और बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग, ENI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये मैं आपको टॉपिक, जो ये पूरा टॉपिक है, ये मैंने डिस्कस किया है आपसे। ये जो टॉपिक डिस्कस किया है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द पॉलिटी। पॉलिटी में 3 बातें आएंगी, पार्लियामेंट्री लॉ, जजमेंट ऑफ द कोर्ट, और ये इंस्टीट्यूशंस या कमीशंस, राइट। ये आर्टिकल तो संविधान में दिए गए, लेकिन ये प्रैक्टिकल फॉर्म में कमीशन जो वर्क करेंगे वो पॉलिटी का हिस्सा होंगे। चलिए 1492 है ना, 50 में। कहाँ ये हाँ 1492 में कैसे पहुंच जाएंगे? 1990। अच्छा ठीक है। 1492 में क्यों आए? सॉरी। 1992। आगे करो। यस लिख दीजिए आराम से लिखिए। ये अंतर मैंने बताया, ये कॉन्स्टिट्यूशन और यहाँ लिखिए पॉलिटी, उसका अंतर। हाँ। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होंगे कि इसमें अंतर क्या है, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय या संविधानिक निकाय। और ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी 2 तरह से होती हैं, या तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी या एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। मीन्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट, मेकिंग बाय द लॉ, इट्स ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय द प्रेसिडेंट और बाय द गवर्नर और बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। आगे बढ़े, लिखिए। अब जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको और इधर दे रहा हूं, जरा समझ लीजिए कि जैसे मैंने कहा आर्टिकल 17 मैंने बोला, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आर्टिकल 17 बोला कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है।
अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और ये अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ये वाला सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। लेकिन जब पार्लियामेंट इस पर लॉ बना देगा तो ये वाला भाग पॉलिटी हो जाएगा। तो जब पार्लियामेंट लॉ बना देगा इस पर, पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बनाया 1955, तो ये हो गया पॉलिटी। और इस पर एक बार 1976 में संशोधन किया, तो इसका नाम पड़ा द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, सिविल राइट एक्ट 1976 नहीं 1955। तो ये पॉलिटी हो गया। फिर एक बार 1989 में संशोधन किया और SC ST एट्रोसिटी एक्ट बनाया 1989। ये पार्ट जो है वो क्या हो गया, पॉलिटी हो गया। और पॉलिटी अगर आपके सिलेबस में है तो इनमें से पूछ लिया जाएगा ये एक्ट कब बने हैं, ये डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी पूछ लिया जाएगा, अनटचेबिलिटी पूछ लिया जाएगा। तो ये पार्ट हो गया पॉलिटी। क्लियर? जैसे आर्टिकल 21A ये कहता है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। ये आर्टिकल कहता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इस ग्रुप के बच्चों को दी जाएगी, स्टेट देगा। ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बनेगा तो वो पार्ट है पॉलिटी। इस पर जब एक्ट बनेगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, जब ये कानून बनेगा तो ये भाग हो गया पॉलिटी। बात क्लियर है? ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल आता है 23, 24। इन सब पर जो लॉ बनाए वो है क्या, पॉलिटी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर समझ में आ गया होगा। हाँ, ले लीजिए कि क्या संविधान है और क्या राज्य व्यवस्था है। इसको हिंदी में बोलते हैं राज्य व्यवस्था। तो आप क्लास इसकी लेने आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की क्लास लेने आ रहे हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। यही आपका सिलेबस भी है। ठीक है, ये क्लास आपकी जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। हेलो, आगे बढ़ो। पिक्चर क्लियर हो गई? फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूं कि पॉलिटी में पार्लियामेंट्री लॉ आएंगे, जजमेंट ऑफ द कोर्ट आएंगे, और ये इंस्टीट्यूशनल्स और कमीशन जो संवैधानिक आयोग है उनका जिक्र तो इधर मिलेगा,
लेकिन उनका अप्लाई फॉर्म आपको इधर ही मिलेगा। उनकी करंट रिपोर्ट्स, उनके करंट चेयरमैन, है ना, उनके वर्क फंक्शंस, रोल्स, ये सब आपको करंट में ही मिलेंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? बोलो अनु, आगे बढ़ा जाए? आप बताएं फिर। यस कोई यहां तक तो डाउट नहीं? समय लेके आप लोग आए, जल्दी में तो नहीं है, कहीं जाना तो नहीं है? स्मृति पक्का? आप बताएं संगीता? नहीं, ठीक। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन आर्टिकल 340 में दिया गया था, 340 दिया गया था बाई वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें लिखा भी था क्या कि बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी। क्यों? उसमें सिर्फ इतना लिखा था 340 में कि प्रेसिडेंट बैकवर्ड क्लास का पता लगाने के लिए एक बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से होगा। तो 340 का जिक्र तो 26 जनवरी 1950 को था, लेकिन ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन नहीं था। संवैधानिक आयोग होगा तो टाइम टाइम पर उसका गठन होगा, है ना, उसको अधिकार दिए जाएंगे, उसको शक्तियां दी जाएंगी, उसके कुछ कर्तव्य होंगे, उसकी रिपोर्ट्स जो आएंगी उनको हाउस में उसको पटल पे रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, बहुत सारी बातें। तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से हुआ बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन बिटवीन 1950 टू 1993। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। 93 से 2018 ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। 2018 से अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संवैधानिक आयोग हो गया है। ठीक।